हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो भाई देखो, 2024 तो अब निकल चुका है। तो 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, है ना। और 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने कल जब वो लाइव बोर्ड का सोल्यूशन डाला था तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई हम मैथ से टॉपिक्स के अच्छे से सॉल्यूशंस करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लिए हैं मैथ्स के, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कैसे करने हैं क्वेश्चंस को, उनको भी बताऊंगा कि भाई हम ऐसे क्वेश्चंस को यदि हैंडल करेंगे तो हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि तुम्हारी चॉइस है, और यदि देखो वीडियो देखने आए हो तो वीडियो के एंड तक ही टिकना। और वीडियो के एंड तक टिके रहोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा इसी वीडियो में, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि थंबनेल में भी बताया कि भाई गिव इट अ वर्ल, तो भाई एक बार देख के तो देखो और तभी जज कर लेना अपनी वीडियो को कि भाई वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी। लेकिन एक बार वीडियो को थोड़ा चांस तो दो मेरे को भी कि भाई भैया कैसी वीडियो डाल रहे हैं या फिर कैसी वीडियो नहीं। तो तब एक बार देखने के बाद मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चंस भी हैं, तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा सीधा, ठीक है। मैं जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि भाई मैंने ये टॉपिक करवा रखा है तो मैं वहां पे ही बताऊंगा। और जहां पे मैं बोलूँ कि भाई ये क्वेश्चन खुद से करो तो खुद से करने का ट्राई भी करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है। Three rings of diameter 24 centimeter are placed in such a way that each ring touches the other two ring। ठीक है। अब ये भाई सीजीएल 2024 में आया है ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में, ठीक है। लेकिन भाई थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज कर दिया है, वहां पे शायद ये 21 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो हमें क्या सोचना है भाई, पहले तो मेंसुरेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है भाई, सीजीएल 2024 में आया है तो भाई हल्का फुल्का क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे तीन रिंग्स बनानी है। जैसे मान लो एक जो रिंग है ना वो अदर टू को टच करनी चाहिए, अदर टू को टच करनी चाहिए। अब ये यहाँ पे भी टच करवा दो इसको, ठीक है। तो मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, मेरे को इन तीनों के रिंग के बीच का एरिया चाहिए, मतलब मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। यदि आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हो तो मतलब इसका सीधा फॉर्मूला होता है क्या, इसका सीधा फॉर्मूला तो होता है मेरे पास कि मेरे पास जो रेडियस है और वहां पे मेरे को क्या करना है, रूट थ्री बाई सॉरी पाई √3 - π/2, ठीक है। तो R² √3 - π/2 इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें अब क्या करना है कि भाई हमें थोड़ा देखना भी तो है कि भाई कैसे आया कैसे नहीं आया। तो देखो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसका ये सेंटर मान लिया, इसका ये सेंटर मान लिया और इसका ये सेंटर मान लिया, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि भाई जब दो सेम रेडियस के सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो जब हम उनको मिलाएंगे, जब हम उनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो वो टच करते हुए जहां पे वो टच करेंगे वहां से गुजरेगी वो लाइन, जहां से टच करेंगे वहां से गुजरेगी वो लाइन। तो मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब इन तीनों को जब मैंने ऐड करा ना तो देखो ये वाला और ये वाला साइड मेरे पास क्या है, इक्वल है। मतलब कि ये मेरे पास क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को यहां से यदि निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, √3/4 इंटू में मैं क्या करूंगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस में इन तीनों सेक्टर्स का एरिया भी तो बताना पड़ेगा ना मेरे को, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया। तो इन तीनों सेक्टर्स का एरिया कितना रहेगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ही होता है ना। तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हाफ सर्कल। तो πr²/2, ठीक है, πr²/2। तो यहाँ पे हमको R² है और यहाँ पे ये डायमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो √3/4 इंटू में मैं इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2r² माइनस में πr²/2, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या करना, मैं R² कॉमन लेता हूँ, ऊपर से R² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कट ही जाएगा, यानी कि √3 माइनस में π/2, यही तो आया मेरे पास, यही तो आया मेरे पास। अब मेरे को सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 144, और यहाँ से 1.73 माइनस ये कितना है मेरे पास 3.14/2, 3.14/2 करेंगे तो कितना आएगा 1.73 माइनस 1.57, ठीक है। और 144, तो 144 इंटू में 0.16, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा वो तुम्हें बता दोगे, 16 × 4 = 64, और 16 × 4 = 70, और 23, तो 23.04। मतलब मेरे पास यहाँ पे है नहीं आंसर, तो भाई 23.12 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत दूर दूर आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये मैंने सीधा फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगा दिया, यहाँ पे मैंने खोल के ही बता दिया तुम्हें कि भाई ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये
क्योंकि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। और जैसे आप इन वीडियो को कि भाई हमने करवाया है या नहीं करवाया है उसको भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की सिर्फ, ठीक है, तो वो वाली वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ डाला था। जैसे आपको सर्च करना है कि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इजी मैथ्स अड्डा, इजी मैथ्स अड्डा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। और पहली वीडियो में हमने देखो, थर्ड वीडियो में हमने करवा रखा है सर्कल पॉलीगन से रिलेटेड, और फर्स्ट सेकंड वीडियो में है ना। और ये ज्योमेट्री की फर्स्ट वीडियो जो हमने डाली थी वहां पे ट्राइंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने समझाए थे, आप प्ले करके देखेंगे तो इसमें ट्राइंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे ये भी है, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारी वीडियोस यहाँ पे करवा रखी है ना। और यदि आपको आगे करना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं आप स्लाइड्स को स्टार्ट करता हूँ पहले तो, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है मैं उसके फॉर्मूले पे बेसिस चलता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मेरे पास ये कोई ट्रायंगल हो गया है ना। ट्रायंगल मैंने एबीसी ड्रॉ करा, और एबीसी ड्रॉ करके यदि मैं यहाँ से इसका वो डालूंगा, क्या लंब डालूंगा, सॉरी, ए बी सी मैंने खींचा और ए का मैंने वाई सेक्टर खींचा है, तो जो कि बीसी को डी पर मिलता है, बीसी को डी पर मिलता है। इस सी के सामने की भुजा सी, बी के सामने की भुजा बी और ए के सामने की भुजा ए। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि बी डी का रेशियो, यदि मेरे को बी डी अपॉन में डी सी निकालना पड़ जाए तो बी डी अपॉन में डी सी कितना होगा मेरे पास, सी अपॉन में बी, सी अपॉन में बी। पर यदि मैं आपसे यहाँ से बी डी की वैल्यू पूछ लूं, बी डी की वैल्यू, तो बी डी की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, बी डी की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, यहाँ पे ए है ना। तो यहाँ पे बीडी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ए सी अपॉन में बी प्लस में सी। और यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन में बी प्लस में सी। यही तो होगा। ये बीडी की वैल्यू है, ये एसी की वैल्यू, ये डीसी की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इससे थोड़ा आगे बढ़ के पूछा है मेरे से, थोड़ा आगे बढ़ के, कि मैं जैसे बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है इसमें एबीसी, और एबीसी में क्या पूछ रहा है ये, एडी इज द बाई सेक्टर ऑफ बीएससी, ठीक है। और यहाँ पे बीसी की वैल्यू मेरे को 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मेरे से ए आई रेशियो आई डी पूछ रहा है, मतलब यदि यहाँ पे ये कोई इंसेंटर हो गया इसका ए आई, तो मेरे से ए आई रेशियो आई डी पूछ रहा है एक स्टेप आगे बढ़ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यदि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो मेरे पास ए बी प्लस में यदि ए सी निकालना पड़े मेरे को, ए बी प्लस में ए सी, तो वो मेरे पास कितना रहेगा, 24 - 15, 24 - 9 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, जब ये 15 सेंटीमीटर आ गया तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास सी ये है और बी ये है, तो मेरे पास बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो, जैसे मान लो मैंने ये आई सेंट यहां से इन सेंटर मान लिया और मैं इससे इसको मिलाता हूँ, इससे इसको मिलाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास यहाँ पे बी आई क्या है, बी आई मेरे पास क्या है, बी आई मेरे पास जो एंगल बाइसेक्टर है कोण बी का, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ए आई अपॉन में आई डी की जब वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, तो ए आई अपॉन में आई डी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये सी आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन में बी प्लस में सी, ठीक है। तो अब यहां से यदि मेरे को ए आई अपॉन में आई डी निकालना पड़ जाए, तो ए आई अपॉन में आई डी कितना आएगा, यहाँ से मैं सीधा लिख दूं बी प्लस में सी अपॉन में ए, बी प्लस में सी अपॉन में ए। तो यानी कि ये मेरे पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, इसको सीधा ध्यान रखो, ठीक है। इसको सीधा ध्यान रखो। और यदि यहाँ से मैं आपसे ये पूछ लेता कि मेरे पास यहाँ से ये बताना है मेरे को, हाँ, ए आई रेशियो आई डी था ये तो, है ना। ऐसे ही आपसे किसी भी वैल्यू पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू देके कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। लेकिन हमें क्या है कि जैसे यहाँ से ए आई पूछ रहा था मेरे से, तो ए आई रेशियो आई डी पूछ रहा था। अब मैं मान लो आपसे जैसे इसका एंगल बाई सेक्टर खींचता और यहाँ पे मैं ई मान लेता, तो बी आई रेशियो आई ई कितना हो जाता मेरे पास, दोनों अगल बगल की साइड लेनी है मेरे को, तो यानी कि ये तो मेरे पास कितना हो जाता ए प्लस सी, और ये मेरे पास कितना रह जाता, बी रह जाता, ठीक है। ऐसे ही तो होता ना। तो अब आप कर पाए इसको, बी प्लस में सी कितना है मेरे पास, बी प्लस में सी मेरे पास 15 है, और ये मेरे पास कितना है, ए 9 9। तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया भाई, है ना। थोड़ा देख लेना, वीडियो थोड़ी धुंधली आ रही होगी, मैंने कर रखी है, ठीक है। क्योंकि भाई थोड़ा समझना ठीक है। अच्छा, ये है तीसरा क्वेश्चन, और भाई डिसऑनेस्ट डीलर वाला है, ठीक है। और डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं एग्जामिन जो भी मतलब कोई एग्जाम्स होते हैं ना, तो उनमें डिसऑनेस्ट डीलर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन भाई हमने वीडियो भी डाली हुई है। अब वीडियो में आपको क्या करना है, इजी मैथ अड्डा डिसऑनेस्ट डीलर डाल देना है, आपको वहां पे वीडियो आ जाएगी भाई। सही बता रहा हूँ, इतने अच्छे से क्लियरली एकदम समझाया गया, वहां पे देख सकते हो जाके, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 30% एंड देन गिव्स a discount of 10% on the mark price. Apart from this he uses a faulty
बैलेंस विच रीड्स 1 kg फॉर 870 ग्राम, ठीक है। तो भाई बेसिक से तो इसको कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं इस चीज को, कि जैसे मान लो उसने 100 का कोई सामान खरीदा, 100 की चीज को उसने कितने में, 130 में मार्कअप करा, ये उसका क्या था, एमपी था। और उसको डिस्काउंट देना है, 10% का डिस्काउंट जब ये देगा, तो इसने 100 की चीज को 117 में बेचा। ये तो मेरे को दिख गया कि भाई 100 की चीज को 117 में दे रहा है। पर इसके अलावा भी भाई वो एक चीज कर रहा है, इसके अलावा भी वो एक चीज क्या कर रहा है कि जब एक्चुअल वेट 870 ग्राम था, तो उसकी मशीन 1 किलोग्राम दिखा रही है, 1 किलोग्राम दिखा रही है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारे को कि 1000 ग्राम की जगह वो दे कितना रहा, 870 ग्राम ही दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह वो 870 ग्राम ही दे रहा है। मान लो अब जैसे बेसिक मान के चलूँ, तो बेसिक कैसे करोगे इस चीज को, बेसिक इस चीज को कैसे करोगे कि मान लो सपोज करो कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में खरीदी है ना, और 100 रुपए में मैंने कितना लिया, 1000 ग्राम लिया, 1000 ग्राम लिया, है ना। तो भाई अब मेरे पास यहाँ से 870 ग्राम की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से 870 ग्राम की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी यहाँ से, यहाँ से कोई बता पाएगा 870 ग्राम की वैल्यू, तो 100/1000 इंटू 870, यही तो रहेगी। लेकिन अब मैंने यही 870 ग्राम 117 में बेचा है ना, यही 870 ग्राम तो मैंने इसमें बेचा है। तो मतलब मैंने कितने क्या करा है, मैंने 87 की चीज को 117 में बेचा है। भाई ये तो बेसिक हो गया। ये थोड़ा एडवांस तरीका है कि भाई हमने सीधा ही लिख दिया। हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक होता है भाई, कि हमने 100 से 117 ये तो इधर लिया, और ये हमने 1870 ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो देखनी है तो डिसऑनेस्ट डीलर सर्च करना, इजी मत अड्डा, डिसऑनेस्ट डीलर, तो वहां पे सारी अच्छे से समझाई हुई है वीडियो, तो वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 87 की चीज को 117 में बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ उसको, 30 का, कितने पे हुआ, आठ आठ 87 पे, ठीक है। तो जब 87 पे इतने का फायदा हुआ, तो देखो 30% से तो ऊपर ही है, तो 8.7 का यदि 3 गुना निकालूंगा मैं, तो 3 7 21 2 और 26.1 हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, अब मेरे पास 3.9 बचा, सॉरी 3.1 सेकेंड, हाँ 3.9 बचा ना मेरे पास। अब ये 3.9 जब बचा, तो 3.9 कितना होगा, तो भाई सपोज करो कि भाई मेरे पास 38 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, 38 पॉइंट समथिंग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे 87 करूँ तो इसका 10% कितना होता है, 8.7, तो यहाँ से 5% कितना हो जाएगा इसका, 4.35, जबकि ये तो 3.9 ही आ रहा है, तो मतलब मेरे पास दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शंस तो मेरे पास कट गए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से सीधा ही देखना है, सीधा ही देखना है मेरे को। देख लो यहाँ से 30 का फायदा हो रहा है 87 पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10/29, और 10/29 को 1000/29%, तो 29 30 87, 13 बच गया, और 29 चौके 116, ठीक है। मेरे पास 14 बच गया, और 29 चौके 116, 29 पंजे 145, है ना। तो 29 चौके 116 ही तो आएगा, मतलब कि मेरे पास यही आंसर हो जाएगा, 34.48%। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं भाई, कोई ऐसा हल्का हल्का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ABC are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:4:5. If they set aside 4% of the profit as emergency fund and share the rest of the profit such that B gets his share as rupees 181400, ठीक है। तो भाई ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई ABC तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट का रेशियो 3:4:5 होना था, लेकिन उन्होंने 4% साइड में कर दिया, मतलब बचा के रखा उसने इमरजेंसी फंड के लिए, है ना। तो इमरजेंसी फंड के बचाए जाने के बाद जब बी को अपना शेयर मिला, तो बी का शेयर कितना था उसमें, 181400 था, ठीक है। तो अब भाई ये तो मैं सीधा सीधा ही लिख दूं, यदि कोई ना कोई तो इसमें क्या करेगा कि भाई हमको यहाँ पे सीधा सीधा देख, हमको सीधा ये लिखना सीखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे बी का शेयर है कितना, 4 है, लेकिन उसको 4 का 100% ना मिलके 4 का 96% मिला उसको, और 4 के 96% की वैल्यू कितनी है, 181400, ठीक है। तो हमने सेट असाइड कितना करा है, सेट असाइड मैंने इतना ही तो करा है, 12 का 4% ही तो मैंने सेट असाइड करा है। भाई टोटल प्रॉफिट कितना था, 12 था, टोटल प्रॉफिट 12 था, और 12 का 4% ही तो मैंने सेट असाइड करा है। तो यहां से अब 12 का 4% निकालेंगे, तो भाई मेरे को सीधी सी बात बता दो कि ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका 8 टाइम्स है ना, ये इसका 8 टाइम्स है ना, मतलब मैं इसमें यदि 8 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मैं इसमें 8 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 8 दूनी 16 है, और यहाँ पे कितना बच गया, 2, 8 दूनी 16 है। तो देखो दो दो एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, सी ऑप्शन में, हमको सिर्फ करने की जरूरत ही नहीं है भाई आगे, हमको करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप करके देख लो, तो भाई 675 ही आंसर आएगा। लेकिन हमको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हमको ऑप्शन से ही हो गया ना सीधा। बस आपको ये लिखना आना चाहिए कि भाई 4 के 96, मतलब 4 प्रॉफिट था बी का, लेकिन भाई जब उन्होंने 4% टोटल प्रॉफिट का 4% उन्होंने प्रॉफिट इमरजेंसी फंड के लिए ही रख दिया, तो उसको तो 96% ही मिला होगा ना।
96% ही तो मिला होगा भाई। जैसे ए का प्रॉफिट दिया हुआ होता तो ए का प्रॉफिट कितना होता, 3 का 100%। होना तो 3 का 100% ही होना चाहिए था, लेकिन 4% जब सेट असाइड कर दिया उन्होंने, तो 3 का 96% ही तो मिला होता उसको। तो ऐसे ही यहाँ पे बी को 96% मिला है, किसका, 4 का। तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो हमको 12 का 4% ही निकालना है। आ गया हो तो ठीक है भाई, नहीं तो और भी क्वेश्चन लेंगे आगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन ए डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 25 days मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर। भाई ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि ए और बी जितना टाइम लेते हैं ना, उसका उससे 25 दिन ज्यादा लेता है एक्स, 25 दिन ज्यादा लेता है एक्स, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं ना, टू डू द सेम वर्क। ऑन द अदर हैंड बी अलोन टेक्स 16 days मोर देन द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू डू द वर्क टुगेदर। मतलब बी कितना दिन ले रहा है, बी कितने दिन लेगा, एक्स प्लस में 16 डेज। तो यहां से हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक टू डू द वर्क। तो भाई ए एंड बी कितना डेज लेंगे, तो ए और बी का सीधा फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से 16 इंटू में 25 का रूट, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 आएगी। एक्स की वैल्यू 20। अब ये तो शॉर्टकट हो गया कि भाई हमारे पास ऐसे कुछ दिया हुआ हो कि भाई ए एंड बी से ए एंड बी मान लो कोई किसी काम को करने में एक्स दिन ले रहा है, और ए उससे इतने दिन अधिक ले रहा है, और बी उनसे इतने दिन अधिक ले रहा है, तो वो दोनों कितने दिन में काम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी होती है यहाँ से। जितने दिन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 16 डेज बी का एक्स्ट्रा था और 25 डेज ए का एक्स्ट्रा था। अब ये आया कैसे, भाई हर चीज के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होता ही है। तो भाई बेसिक यदि किसी को जानना रहेगा तो बेसिक कैसे करोगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे ए और बी ने एक्स दिन में कार्य कर रहे हैं, बी एक्स प्लस में 16 डेज ले रहा है, और सी ए कितना डेज ले रहा है, एक्स प्लस में 25, ठीक है। तो भाई मैं क्या कह सकता हूं कि भाई एक दिन में ए और बी ने जितना कार्य अलग अलग करा होगा, वो कार्य ए प्लस में बी का सेम ही तो रहेगा। मतलब यदि ए ने एक एक्स प्लस 25 दिन में काम करा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+25। ऐसे ही बी कितना काम करेगा, एक्स 1/x+16। अब इन दोनों ने मिलके कितना काम करा होगा, 1/x, 1/x, यही तो हमारे पास वो बनेगा ना। तो यहां से यदि मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2x प्लस में 41 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, x² प्लस में 41x, है ना, और प्लस में 16 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ से 16 इंटू 25, 25 इंटू 16, ठीक है। हाँ 400, ठीक है। 400 ही आ रहा है ना। तो यहां से यदि हम देखें तो 2x² प्लस में 41x इज इक्वल्स टू x² प्लस में 41x प्लस में 400, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, यानी कि x² की वैल्यू 400। अभी भी तो मेरे पे यही वैल्यू आई, मैंने भी तो यही लिखा था, ठीक है। छठवां क्वेश्चन मेरे पास क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 50,000 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। भाई मैं अगली वीडियो में तुमको ये समझाने वाला हूँ कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 years का गोल्डन रेशियो 331 होता है ना। 4 years का क्या होता है, 4641। 5 years का क्या होता है, 5101051। ठीक है, तो भाई ये कैसे आया मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और भाई थोड़ा काम है, ठीक है, इस वजह से मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी तो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जैसे वो देता हूँ कि अब जैसे कुछ लोग तो इसको कैसे करेंगे कि भाई 4% का वो है, तो 50,000 इंटू में 26/25 का गुणा 4 कर देंगे, इसको तब निकालेंगे। और भाई ऐसे सॉल्व करोगे तो भाई तुम्हें मतलब बहुत टाइम चाहिए इसको, क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए, शायद ही तुम्हारा पेपर भी खत्म हो जाएगा तब तक तो, ठीक है। तो हमें भाई कैसा है, हमको गोल्डन रेशियो याद रखना है 3 years का। ये तो 3 years के लिए है, ये 4 years के लिए है, ये 5 years के लिए है, ठीक है। तो हमें क्या है, इनका रेशियो याद रखना है बस। हमें क्या है, इनका रेशियो याद रखना है। जैसे 4,641 है ना मेरे पास, 4,641 है ना मेरे पास। तो और यहाँ पे मेरे पास पी कितना है, पी मेरे पास है 50,000, 50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, 4%, 4%। तो 50,000 का 4% निकालो, 50,000 का 4% कितना होता है, 2,000 हो जाएगा, 2,000। अब इसका 4% निकालो, इसका 4% निकालोगे तो कितना रहेगा मेरे पे, 160, 160 ही तो रहेगा। अब इसका 4% निकालेंगे तो 640, और 640 यानी कि 6.4, 6.4, ठीक है, 6.4 ही है ना। और फिर इसका भी 4% निकाल दो, इसका भी 4% निकालेंगे तो मेरे पास 64, 128, यानी कि 256, तो 0.256, ठीक है। यही तो आएगा ना मेरे पास, यही तो आएगा ना मेरे पास। अब जस्ट मेरे को इनको क्या करना है, ऐड ही करना है। जस्ट मेरे को इनको ऐड करना है, देखो गुना कर करके ये कितना हो जाएगा, 8,000। ये कितना है, 4 6, यानी कि 960,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 चौका 24, मतलब कि 2.56, सॉरी 25.6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0.256। ठीक है, तो मेरे पास यहां से देख लो 856 कहाँ बैठ रहा है, 856 इस वाले आंसर में बैठ रहा है मेरे पास, 856 इस वाले आंसर में बैठ रहा है ना मेरे पास। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलती करी है क्या यहाँ पे, मतलब ये मेरे पास 856 बैठ रहा है ना लास्ट में, 2000 का 4% निकालना है मेरे को, 80 आएगा यार। और 80 का 4% यहाँ से करेंगे तो 3.2, और 3.2 से यदि यहाँ पे जाएंगे तो देख लेना फिर, है ना। थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन भाई फिर तो आंसर्स भी मैच नहीं कर रहे होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ भाई। ठीक है, सॉरी टू से कि भाई मैंने ऐसे बोला है ना। दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को। 80 का 4% मैं निकालूंगा तो 320, और 320 में करेंगे तो 3.2 ही आएगा, 3.2 का 4% निकालेंगे तो 0.128, है ना। अब इनको गुणा करके जस्ट ऐड करना है, वो तुम करते रहना और मेरे को आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, जो भी आंसर आए फाइनली। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है मेरे पास, क्या सातवां क्वेश्चन है, इफ बी एड द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, देन वी शैल गेट 52। कहना क्या चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसके हम टेंस डिजिट को पकड़े, मतलब ढाई के अंक को पकड़े हैं, और उसका स्क्वायर यदि इन डिजिट्स के प्रोडक्ट को इन डिजिट्स के प्रोडक्ट में जोड़ दें उसके स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। और यदि हम इकाई के अंक के स्क्वायर को इन दोनों के प्रोडक्ट में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 117। देन फाइंड द आंसर। अब सबसे बेस्ट तो भाई मैं तरीका बताऊंगा इसका, कि सबसे बेस्ट तरीका तो है इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करना। ठीक है, बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ही लेके चलता हूं मैं, 49। और भाई बाई ऑप्शन इन क्वेश्चन में यदि देखो एग्जामिनर को भी पता रहता है कि भाई बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, तो ये चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में उसका आंसर मिल जाता है, ज्यादातर फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में उसका आंसर मिल जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 36। अब 36 में एक बार तो मेरे को 16 ऐड करना है, तो 52 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास फुलफिल हो रही है। अब सेकंड के लिए करेंगे तो 36 है, 36 में मेरे को कितना करना है, 81। सेकंड भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मेरे पास यही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन भाई बेसिक भी तो जानना जरूरी है ना, कि सर हमसे ये आया ही नहीं। तो भाई देखो ये तो हमारे पास क्या है, कि ये तो हमारे पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया ना, नंबर सिस्टम का। मान लो मैंने कोई संख्या मान ली, एक्स वाई है मेरे पास कोई संख्या, एक्स वाई है मेरे पास कोई संख्या। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो मैं इस 2 डिजिट नंबर को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 2 डिजिट नंबर को ये नहीं लिख सकता कि 10x प्लस में वाई, 10x प्लस में वाई, यही तो लिखूंगा ना मैं, यही तो लिखूंगा ना मैं। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को वो लिखना है। देखो यहां से यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 100x स्क्वायर, और प्लस ये मेरे को कितना रखना है, 10xy, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 52 दी हुई है। भाई देख लो ना, 10 डिजिट का स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट 10xy, तो मेरे पास यही 52 है। और यदि मैं यहाँ से बाई स्क्वायर प्लस में 10xy करूंगा, क्योंकि मेरे पास इकाई का अंक बाई, और ये 10xy इज इक्वल टू मेरे पास 117 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ से ऐसे सॉल्व करो कि मेरे पास यहाँ पे मैं दोनों को घटा रहा हूं, तो बाई स्क्वायर माइनस में 100x स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 65। ठीक है, तो मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, y माइनस में 10x और y प्लस में 10x की वैल्यू मेरे पास 65 है। अब यहां से इतने में ही मेरे को समझना पड़ेगा कि भाई ये है क्या आंसर। अब इतने में मेरे को समझना पड़ेगा ये है क्या आंसर। देखो मेरे पास y प्लस में 10x है और y माइनस में 10x है, ये आंसर आ तो गया ना मेरे पास, 65 है। 65 को मैं 13 × 5 लिख सकता हूँ। अब ये 13 × 5 कहाँ कहाँ से आ सकता है, तब लास्ट में भी आपको बाई ऑप्शन ही जाना पसंद करना पड़ेगा, कि कहाँ पे जोड़ने पे, ये एक्स वाई तो है मेरे पास, तो कहाँ जोड़ने पे ये 13 बन रहा है मेरे पास। जोड़ने पे मेरे पास 13 और घटाने पे मेरे पास 5 कहाँ बन रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17, एंड ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई माइनस में वाई एक्स। ठीक है, तो भाई ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको जस्ट इसको के मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जब आप इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे ना, तो भाई यही आंसर बन रहा है आपके पास। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इनको जोड़ के दोनों को ऐड कर दो, तो मैं देखो यहाँ से क्या करता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यदि यहाँ से देखो मेरे पास प्लस में 2ax by आएगा, और यहाँ से मेरे पास माइनस में 2a/bx आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 64 प्लस में के स्क्वायर, 64 प्लस में के स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से देखो, मेरे को यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसी की वैल्यू तो मेरे पास 64 प्लस में के स्क्वायर है, 64 प्लस में के स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस में के स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया ना मेरे पास 17 × 25 माइनस में 64 की वैल्यू मेरे पास के स्क्वायर है। तो 17 × 85, और 425 माइनस में 64 की वैल्यू मेरे पास कितने, के स्क्वायर, यहाँ से 361 की वैल्यू के स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, क्योंकि 361 के का तो होता है। तो भाई मैथ्स में तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है। यदि आपको प्रैक्टिस समझ में आ रही है कि भाई कहाँ कहाँ से कैसे करना है, तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और भाई गारंटी दे रहा हूँ कि भाई इस चैनल से जुड़े रहोगे तो सब चीज आपको एकदम अच्छे से सेट हुई मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सिमिलैरिटी थोड़ा बहुत आती होगी। यदि सिमिलैरिटी नहीं भी आती है ना, तो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी खोल के बताया था ना, पहली ही वीडियो प्रेफर करना, उसमें पहली वीडियो में सब कुछ डाला हुआ है अच्छे से। ठीक है। तो इन ए ट्राइंगल एबीसी ए पॉइंट लाइज डी ए बी एंड पॉइंट ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए सी। भाई मेरे को चित्र बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एबीसी है, एबीसी, है ना, और डी लाइज ऑन ए बी, डी लाइज ऑन ए बी। ठीक है। और ई और एफ लाई कर रहे हैं कहाँ पे, ई और एफ लाई ऑन बी सी सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए सी। अब भाई मेरे पास डी एफ पैरेलल टू ए सी, तो भाई कुछ लगना भी तो चाहिए ऐसा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया एफ को, मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है। और ई को मैंने, डी ई इज पैरेलल टू ए एफ, डी ई इज पैरेलल टू ए एफ। तो भाई अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मानोगे, तो जैसे सपोज करो कि ये ए एफ तो यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर डी डी ई एक दूसरे को काटेंगे नहीं, फिर ये डी ई एक दूसरे को काटेंगे नहीं क्या, फिर ये, तो मतलब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ डी ई को, है ना। और ये मैंने क्या लिया, ए एफ ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, डी एफ ले लिया, डी एफ। ठीक है। ठीक है, तो आपको चित्र समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे पहले एफ क्यों लिया था, और फिर आपको समझ में आ गया ना कि भाई यदि एफ को यहाँ लोगे, तो यदि इसको मिलाओगे तो फिर ई को कहाँ, इसको ओवर लैप करवाओगे, तो कहाँ ए एफ और डी ई कहाँ पैरेलल दिख रहे हैं फिर हमको। ठीक है। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट थोड़ी करती है। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, बस वही देखना है मेरे को। बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना, और ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ बीसी निकालनी है। अब बीसी की लेंथ कैसे निकालनी है, पहले मेरे को ये, भाई मेरे पास देखो ये पैरेलल टू ये है, मेरे पास ये पैरेलल टू ये, तो मैं यहाँ से थेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता क्या, यहाँ से थेल्स थ्योरम, थेल्स अप्लाई नहीं कर सकता क्या मैं, थेल्स से क्या होगा, मेरे पास बीई अपॉन में ई एफ, बीई अपॉन में ई एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, यहाँ से डीवी अपॉन में, डीवी अपॉन में डी ए, डीवी अपॉन में डी ए। तो मतलब डीवी अपॉन में डी ए मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से डीवी अपॉन में डी ए आ रहा है मेरे पास यहाँ से 2:3, 2:3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अब मेरे को कौन सा चूज करूं कि भाई मेरे पास आंसर ही पूरा आ जाए, आंसर ही पूरा आ जाए। तो अब देखो मेरे को क्या चूज करना है, मेरे को यहाँ से बीसी निकालना है, बीसी, है ना। और यहाँ पे मेरे को ए बी का, बी डी और ए बी का रेशियो पता है यहाँ से, बी डी और ए बी का रेशियो मेरे को पता है ना। और मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो बीसी कैसे निकलेगा, तो बीसी निकालने के लिए एक चीज मेरे को ये भी तो दी हुई है कि भाई ये डी एफ किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। तो मैं यहाँ से क्या क्या लिख सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल को यदि मैं लूं, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी डी अपॉन में ए बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जाओ, बी एफ अपॉन में बी सी। भाई जिसने सिमिलैरिटी पढ़ी होगी उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। देखो मैंने पहले तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया, है ना, और फिर मैंने यहाँ से पूरा ले रहा हूं मैं इसको, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जब मैं पूरा लूंगा, तो बी एफ अपॉन में बी सी की वैल्यू मेरे पास यही तो आ रही है, बी डी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन में ए बी। तो अब यहाँ से मैं नहीं निकाल सकता क्या कि भाई बी सी की वैल्यू यदि मेरे को निकालनी पड़े यहाँ से, तो बी एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 है। ठीक है। और यहाँ से ये कितनी है मेरे पास, ए बी की वैल्यू 5 रेशियो दे रखा है, और बी डी का रेशियो मेरे को कितना रखा है, 2 दे रखा है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है। ठीक है, आया या नहीं, आया या नहीं भाई। जो भी सारे क्वेश्चंस लिए हैं तो वो ढंग से लिए गए हैं एकदम,
और भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे आगे भी चल के भाई, मतलब आप मजे में रह जाओगे कि भाई क्या सीरीज चलाई थी, क्या बढ़िया ढंग से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन में व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 209 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 63 सेंटीमीटर इफ इट इज गिवन दैट इट्स रेडियस इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो भाई मेरे पास दिया हुआ क्या है, मेरे पास एरिया दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई सेक्टर बना ही लेता हूँ आपके सामने, सेक्टर। तो भाई ये मेरे पास कोई सेक्टर हो गया, ये मेरे पास कोई सेक्टर हो गया, ये थीटा एंगल हो गया उसका, है ना। तो ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है ना। तो भाई यहां से यदि मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एरिया मेरे पास कितना रहेगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360। थीटा अपॉन में 360, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 209। और किसी भी सेक्टर का यदि पेरीमीटर निकालना पड़े, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो उसकी लंबाई निकालेंगे हम 2 पाई आर इंटू में थीटा अपॉन में 360 प्लस में। भाई कई लोग जब पेरीमीटर निकालते हैं तो इन चीजों को लेना भूल जाते हैं कि भाई ये दोनों रेडियस भी तो उसमें ऐड है, ये दोनों रेडियस भी तो उसमें ऐड है। तो मेरे पास यहाँ से 2 आर, इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, अब यहां से देख लो कि भाई मैं कैसे कैसे क्या क्या निकाल सकता हूँ, है ना। तो अब मैं ये चाहूंगा कि भाई आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब या इसको आपको कमेंट में करना है इसका आंसर, है ना। कमेंट योर आंसर्स, है ना। ठीक है, और भाई देखो जिन जिन की मैं बोल रहा हूँ ना कमेंट में आंसर बताओ, भाई थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया, सब चीज बता दिया, सिर्फ आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, अब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। देखो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ से यदि मैं थीटा अपॉन में 360 की वैल्यू लिखूंगा, तो थीटा अपॉन में 360 कितना हो जाएगा मेरे पास, 209 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब तो आगे सॉल्व करना खुद से बनता है भाई, अब तो खुद से सॉल्व करना बनता है, या फिर मैं ही सॉल्व करवाऊं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, यदि मैं इनमें इसमें पुट करूंगा इसको, तो 409 अपॉन में आर, सॉरी 418 अपॉन में आर प्लस में 2 आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 63। और यहाँ से यदि मैं निकालूंगा तो 418 है प्लस में 2 आर स्क्वायर प्लस में बराबर में 63 आर। अब यहाँ से वो लगाना आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी वो लगाना आप, तब आप फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ला के चलना है इसको। राहुल ए 3.15 मीटर लॉन्ग ट्री एंड एन 11.25 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग आर पोजिशनड सच दैट दियर फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर एंड द ट्री इज लोकेटेड बिटवीन राहुल एंड द बिल्डिंग। ठीक है, तो भाई ये राहुल मान लिया, ये मैंने कोई ट्री मान लिया, और ये मैंने कोई बिल्डिंग मान ली। ठीक है, अब इन तीनों की हाइट मैंने ऐसे क्यों ली, तो भाई आगे क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है, देख तो लो, देख तो लो। द ट्री इज लोकेटेड एज 7.5 मीटर फ्रॉम द राहुल, ठीक है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, फर्दर द आईज ऑफ द राहुल, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन द वन लाइन। तो फॉल इन वन लाइन मतलब ये लाइन फॉल हो गई, ये तो राहुल की आईज है, आईज, राहुल की आईज है ये, है ना। और ये ट्री है, ट्री, ट्री, और ये मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहां से मेरे को फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच राहुल आई सिचुएटेड। तो मेरे को यहां से ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वैल्यू कैसे निकालोगे? तो भाई आपने एक फॉर्मूला भी होता है सीधा सीधा, यदि ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये मेरे को 3.15 मीटर दिया हुआ है, और ये मेरे को 11.25 दिया हुआ है, तो बताओ कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? तो भाई आपको, आपने यदि ये पढ़ा है क्या, आपने ये पढ़ा है क्या कि यदि ये मेरे को बीच वाला निकालना पड़े, तो ये बीच वाला क्या रहता है, यदि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी मान लू मैं इसको, और यदि ये मेरे पास कितना है, एम है, और ये मेरे पास कितना है, एन है। तो यहां से क्या रहता है फॉर्मूला, यहां से मेरे पास फॉर्मूला रहता है ए एन प्लस में बी एम अपॉन में एम प्लस में एन की वैल्यू मेरे पास कितनी रहती है, ये बीच वाला जो आया मेरे पास 3.15। या फिर आप सिमिलैरिटी लगा के कर सकते हो, सिमिलैरिटी लगेगी ना, कि जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं, ये मेरे पास कितना रहेगा, ये मेरे पास एच ही है, और ये भी मेरे पास एच ही है ना। लेकिन मेरे पास ये कितना बन जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री का, और ये भी मेरे पास 90 डिग्री का बन जाएगा।
तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो ये देखो मेरे पास 11.25 माइनस में एच, और यहाँ से 3.15 माइनस में एच। ठीक है। तो भाई मैंने हर फॉर्मूला आपको बता दिया है लिख के कि ए एन प्लस में बी एम अपॉन में एम प्लस में एन इज इक्वल टू 3.15 है। तो यहाँ से अब मेरे को एच की वैल्यू निकाल के बताओगे क्या? अब एच की वैल्यू मेरे को निकाल के बता दोगे क्या यहाँ से? मेरे को एच की वैल्यू यानी कि मेरे को ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है। तो अब भाई कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर बता देना मेरे को। और भाई मैं आंसर बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है, मतलब मैं बता दूंगा यदि कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाए तो। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, और भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे ना, क्योंकि सीजीएल 2023 में सीजीएल 2024 में लगभग हर शिफ्ट में ही पूछा गया था, प्री के हर शिफ्ट में ही। ठीक है। A thief steals an item, escapes running at the speed of 15 kilometers per hour. A policeman arrived at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman started to chase the thief, there is a still a gap of 200 meters between the two. At what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief, and what is the speed in kilometer per hour on of the policeman? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि इनकी भाषा समझ में आ गई तो भाई कुछ नहीं है, भाषा ही समझ में नहीं आई तो फिर करते रहना इस चीज को। तो ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि भाई जैसे ये यहाँ पे कोई थीफ था, ठीक है, और ये थीफ कोई चोरी करके भागा, और जब ये चोरी करके भाग रहा है तो उसके 4 मिनट बाद बाद आया है यहाँ पे पुलिसमैन, 4 मिनट बाद पुलिसमैन आया है यहाँ पे, है ना? 4 मिनट बाद आया है, आफ्टर 4 मिनट, है ना? और जब इसने भागना स्टार्ट करा पुलिस वाले ने, तो भाई 16 मिनट भाग लिया ना, 16 मिनट भाग लिया। तो 16 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया, मान ले ये 16 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया ये पुलिसमैन, है ना? और यहाँ पे ये थीप है, थीफ यहाँ पे है। तो भाई 16 मिनट भागने के बाद भी इन दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप। ये कहना चाह रहा है कि भाई थीप पहले तो यहाँ से भागा, भाग लिया यहाँ तक। अब ये 4 मिनट के बाद पुलिसमैन जब आया ना, तो 16 मिनट के बाद मान लो पुलिसमैन यहाँ पे आ गया, तो भाई अब भी दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं थीप को मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं पुलिसमैन को मान सकता हूँ। ठीक है। पर भाई हम अल्टीमेटली हमको ये पता है कि भाई ये थीप ने 20 मिनट में कितना भाग लिया। थीप तो यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट भाग लिया ना, थीप तो यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट भाग लिया। तो भाई 20 मिनट जब भाग लिया, तो 20 मिनट में उसने कितना भागा होगा थीप ने 20 मिनट में? भाई थीप इन 20 मिनट्स कितना भाग लिया होगा वो? 15/3, 5 5 किलोमीटर, यानी कि 5,000 मीटर। ठीक है। ये इतना ही तो भागा होगा, क्योंकि भाई 15 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है, मतलब कि हर 60 मिनट में वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो हर 20 मिनट में कितना जा रहा होगा? 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है। तो भाई पुलिस ने कितना भागा होगा? पुलिस इन 16 मिनट्स, तो पुलिस इन 16 मिनट्स कितनी भागी होगी? पुलिस इन 16 मिनट्स कितना भागा होगा? पुलिस इन 16 मिनट्स 4800 मीटर। क्योंकि भाई बीच में गैप तो अभी भी 200 मीटर का है ना, बीच में अभी भी तो गैप है 200 मीटर का। तो यहां से यदि मैं स्पीड निकालना चाहूंगा पुलिस वाले की, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड, सॉरी 1 सेकेंड, ये मैंने क्या कर लिया। हाँ, तो स्पीड मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से? यदि स्पीड में निकालना चाहूंगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 इंटू में 16। अब ये 60 क्यों करा? क्योंकि 60 मेरे पास क्या है, इसको सेकंड में मैंने बदला तो मीटर पर सेकंड आ गया मेरे पास। ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 300, सॉरी 300 ही तो है ना? और यानी कि यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड आ गया, और 5 मीटर पर सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भाई 18/5 का ही तो गुणा करना होता है। तो मेरे पास देखो 18 किलोमीटर पर आवर तो इसी आंसर में बैठ रहा है, तो आंसर तो ये सही बैठ गया। लेकिन हमको यदि ये फाइंड करना पड़ जाए कि भाई कितनी दूर पहले पकड़े, कितनी दूरी तक भागा वो चोर, तो भाई वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो वो हम ऐसे निकालेंगे कि जैसे मान लो अब तो हमें थीप और उसकी सब दोनों की पता चल गई ना, दोनों की पता चल गई ना। तो भाई 4 मिनट में थीप कितना भागा होगा? 4 मिनट में थीप कितना भागा होगा? 4 मिनट में मैं यदि कहूं तो 4 मिनट में थीप कितना भागा होगा? तो 4 मिनट में हम कह सकते हैं कि भाई 1/4 किलोमीटर भागा होगा। 1/4 किलोमीटर यानी कि 250 मीटर ही भागा होगा ना वो, 250 मीटर। और उसके बाद से तो फिर पुलिसमैन और थीप एक ही दिशा में जा रहे हैं, उसके बाद से तो पुलिसमैन और थीप एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू में 5/18, 3 इंटू में 5/18। ठीक है। भाई रिलेटिव स्पीड यदि आपको नहीं पढ़ी है आपने, तो आप पढ़ना चाहते हो ना पहले उसको, तो रिलेटिव स्पीड पढ़ो पहले जाके।
रिलेटिव स्पीड पढ़ो पहले जाके, ठीक है। तो ये इतना पुलिसमैन जब पहले चोर 250 मीटर भाग लिया, तो पुलिसमैन ने उसके पीछे भगना स्टार्ट करा 4 मिनट के बाद। तो 4 मिनट में जब थीप इतना भाग लिया है, तो अब तो रिलेटिव स्पीड लग गई ना सीधी सीधी, 3 इंटू में 5/18, तो यानी कि 250 इंटू में 18 अपॉन में 3 इंटू में 5, यानी कि टीचिंग 18 और ये 50, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड यानी कि कितनी मिनट्स हो जाएंगी, अब तुम लगाते रहना कि भाई कितना भागा होगा, है ना। अच्छा, ये मेरे पास 13वां क्वेश्चन है। और 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग 240 लीटर मिल्क। नाउ 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर इन फाइनल मिक्सचर, द डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128 लीटर्स, देन फाइंड एक्स। तो मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये बताऊं। तो भाई आपको मिक्सर रिप्लेसमेंट थोड़ा तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपसे आता होगा। तो भाई ये चीज बताओ, जैसे मान लो इनिशियल, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, 1 और 2, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास 240 लीटर मिक्सचर था, इनिशियल मिक्सचर, है ना। अब मैंने उसमें से एक्स लीटर यदि निकाल लिया, तो मेरे पास कितना रहा, 240 माइनस में एक्स, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास मिल्क है, मिल्क है। और ये मेरे पास वाटर कितना रह जाएगा, फिर इसमें वाटर, वाटर मेरे पास एक्स रह जाएगा, वाटर में पाएंगे सर। अब मैंने 20% मिक्सचर टेकन आउट करा, तो भाई 20% यदि मैं निकाल लूंगा, तो भाई दोनों में से बराबर बराबर ही तो निकला होगा, दोनों में से बराबर बराबर ही तो निकला होगा मिक्सचर तो भाई जब मिक्सचर दोनों में से बराबर बराबर निकला, मतलब जैसे मान लो 20% मैंने निकाला, तो 20% ही मेरे पास मिल्क निकला, 20% ही मेरे पास वाटर निकला। तो मेरे पास मिल्क कितना बच गया, 240 माइनस में एक्स का 4/5 बच गया, क्योंकि मैंने 1/5 तो निकाल लिया ना। और यहां से ये मेरे पास कितना बच गया, वाटर, वाटर मेरे पास बच गया 4/5x, 4/5x, ठीक है। तो अब जब मेरे पास इतना इतना रह गया, अब मेरे से क्या कह रहा है कि 20% ऑफ द मिल्क मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो भाई अब जब मैंने 20% निकाल लिया, तो 20% के बाद जब मेरे पास मिल्क और वाटर इतना रह गया, तो भाई मैं अब भी तो ये कह सकता हूं ना कि भाई वाटर तो हमने इसमें ऐड करा है, वाटर तो हमने इसमें ऐड ही करा है। पहले हमारे पास 240 लीटर ही था मिक्सचर तो टोटल। अब हमने जब 20% जब हमने मिक्सर निकाला और उसको वाटर से रिमूव करा, तो मैंने वाटर कितना और ऐड कर दिया इसमें, 240 का 20% ऐड भी तो कर दिया इसमें संगी संगी। तो भाई मेरे पास वाटर अल्टीमेटली कितना हो गया लास्ट में, 4/5x प्लस में 48, ठीक है। अब मेरे को कितना दिया हुआ है, अब मेरे को यहां से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, तो 240 माइनस में 4/5x, माइनस में 4/5x, और माइनस में 48 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है यहाँ से, 128, 128, ठीक है। अब यहां से हम कर पाए कैसे कैसे कर पाएंगे, 4/5 को 192 लिखूंगा ना, सॉरी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 8/5 एक्स की वैल्यू 128 माइनस में 144, तो यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10 लीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 लीटर मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब भाई दूसरा तरीका हमें निकालना पड़े, तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है। भाई देखो मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, मिल्क तो मेरे पास सेम ही रहेगा, है ना। तो भाई मेरे पास पहले 240 था, तो मैंने यदि उसमें से एक्स लीटर मिल्क निकाल दिया, तो एक्स लीटर मेरे पास ये हो गया। भाई मैं मिल्क की क्वांटिटी पे लगा रहा हूँ अब, मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी सेम है ना, मिल्क की क्वांटिटी तो हमेशा सेम रहेगी, हमने सिर्फ वाटर को ऐड करा है, वाटर को रिप्लेस करा है, तो हमारे पास मिल्क तो सेम ही है। तो अब जब मैं मिल्क इसमें से मैं 20% मिक्सचर को निकालूंगा, तो मिल्क कितना रह जाएगा मेरे पास, 4/5, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना रहेगा, 960 माइनस में 4x अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास 1200। लेकिन भाई आपको ये पता है ये 1200 क्या है, ये 1200 मेरे पास एंड में बचा हुआ मिक्सचर है, एंड में बचा हुआ मिक्सचर है ये मेरे पास जो है 5, तो ये मेरे पास एंड में बचा हुआ मिक्सचर ही तो है। और ये मेरे पास एंड में बची हुई दूध की क्वालिटी है। पर ये 1200 किसके बराबर होना चाहिए, 240 लीटर के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मेरे पास 240 लीटर ही है मिक्सचर तो ये मेरे पास कितना रहेगा फिर, ये मेरे पास कितना रह जाएगा फिर, 192 माइनस में 4/5x, 192 माइनस में 4/5x कैसे रहा। तो भाई हमने जस्ट इसमें 5 का डिवाइड ही तो करा है, क्योंकि मेरे पास 1200 आ रहा था, 1200 को 240 बनाऊंगा, तो मैं इसको भी तो 192 माइनस में 4/5x करूंगा ना। तो अब यहां से देख लो, ये मेरे पास क्या है, मिल्क है, ये मेरे पास टोटल है। अब इसमें से इसको घटाओगे, तो मेरे पास यहां से वाटर इतना ही तो आएगा, 48, 48 प्लस में 4/5x, ये मेरे पास वाटर ही तो आएगा इतना। जब ये वाटर इतना आएगा, तो हमारे पास यहां से इनका डिफरेंस यही तो हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन।
नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगली बार समझा दूंगा, लेकिन भाई अभी थोड़ा काम है तो इस वजह से भाई जल्दी जल्दी समझ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, इन ए ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इफ वी ड्रॉ द डायगोनल्स देन द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स हैविंग पैरेलल साइड्स एज द बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम respectively are 625 centimeter square and 36 centimeter square. Find the sum of the areas of triangles having the bases as unparalleled sides trapezium if the unparalleled sides are 8 centimeter and 25 centimeter. ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 8 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सीधा सीधा से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि मेरे पास ये दिया हुआ है और ये मेरे पास ऐसे है, तो हमारे पास जो अनपैरेलल साइड्स पे बनेंगे ना, इसका एरिया यदि एक्स है तो इसका एरिया भी मेरे पास एक्स ही होगा, ठीक है। और ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है इसका एरिया, तो यहां से सीधा सीधा मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक है। तो अब यहां से एक्स की वैल्यू यदि मेरे को निकालनी पड़े तो यहां से कितनी आएगी, 625 इंटू में 36 का रूट, तो यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 150। जब एक्स की वैल्यू 150 तो दोनों का एरिया का सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मेरे को खुद से बता देना कमेंट करके, क्योंकि सीधा सीधा सा क्वेश्चन है और ये भाई बटे पूरे में है, ये बटे पूरे में है ये। या फिर यहां से सीधा सीधा बता भी दूं, 1 - 3 sin स्क्वायर लिख सकते हो इसको, तो ऊपर से 3 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, तो 1 अपॉन में कॉस की पावर 4 माइनस में साइन की पावर 4, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो 1 अपॉन में कॉस 2 थीटा सेक 2 थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, देयर इज 26%, 26.4% सुगर इन द 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर, आफ्टर बॉइलिंग 6 लीटर वाटर गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम इट, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर लेफ्ट इन द सोल्यूशन। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे पास जब पानी पानी बॉईल हुआ, सपोज करो कि आपने कोई बर्तन लिया और इसमें आपने वाटर भर दिया, वाटर भर दिया, और वाटर के साथ साथ इसमें शुगर भी है। तो भाई एक चीज बताओ, जब हम इनको इसको धूप में रख देते हैं सन की गर्मी में, तो भाई सन से तो वाटर ही तो इवेपोरेट होगा, वाटर ही तो इवेपोरेट होगा। भाई मैं कह सकता हूँ ना कि भाई चीनी पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, चीनी तो तब भी वही थी और अब भी वही रहेगी, हमारे पास सिर्फ वाटर का ही तो इवेपोरेशन होगा। भाई आपने फिजिक्स इतना बहुत तो पढ़ी होगी कि भाई पानी ही उड़ता है और कोई चीज थोड़ी उड़ेगी, इसमें चीनी भी नहीं थोड़ी उड़ जाएगी। तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास शुगर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, शुगर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगी मेरे पास, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट। और जब शुगर की मेरे पास कांस्टेंट रहेगी तो मैं यहां क्या कह सकता हूं कि मिक्सचर इनटू जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है, मिक्सचर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, वो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। अब मेरे पास यहां से क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 28 लीटर का सॉल्यूशन था, इसमें से कितना वॉस्प हो गया, 6 लीटर। तो इसमें से जब 6 लीटर वॉस्पित हो गया तो इनका क्या रह गया मेरे पास, 22 लीटर रह गया ना मिक्सचर, तो 22 लीटर मिक्सचर रह गया। तो भाई जब मेरे को दो संख्याओं में से किसी को कांस्टेंट बनाना है, दो संख्याओं के गुणनफल को कांस्टेंट बनाना है, तो एक जिस रेशियो में बढ़े घटेगा दूसरा उस रेशियो में बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी, 22 से 28 गई होगी, मतलब पहले 22 थी तो अब 28 हो गई होगी, 22 थी तो अब 28 हो गई होगी। इसी 22 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 26.4%, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, 1.4 टाइम, 1.2 टाइम्स, तो यानी कि इसका भी तो 1.2 टाइम्स ही होगा, तो 1.2 टाइम्स करेंगे तो 33.6%। भाई आंसर आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास यही तो दिया हुआ है कि भाई मिक्सचर में जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब हम दो गुणनफल को यदि कांस्टेंट करना चाहेंगे तो एक जिस रेशियो में बढ़ेगा दूसरा उस रेशियो में घट जाएगा, या फिर जितना पहला घटेगा उसी रेशियो में दूसरा बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे घटाया हुआ दिया हुआ है, तो हमको उसको रिवर्स ही तो करना है, जस्ट रिवर्स ही तो करना है भाई। दो संख्याओं का गुणनफल कब कांस्टेंट हो सकता है, मान लो एक तो 16 है और 16 6, अब इनका प्रोडक्ट यदि मेरे को 96 लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 6 रहा होगा यहाँ पे 16 रहा होगा, तो भाई जस्ट विपरीत ही तो कर दिए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करा है जस्ट। 17वां क्वेश्चन है मेरे पास, ए कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 39,000 ऑन कैश पेमेंट और 19,000 कैश पेमेंट फॉलोड बाई 5 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4200 ईच, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो भाई ये क्वेश्चन भी करवा दिए हैं मैंने अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल इजी मेथड पे, आप जाके देख सकते हो कि इंस्टॉलमेंट बाई इजी मेथड आप डाल के देखना, वहां पे आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, वो देख लेना जाके, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल है या तो मैं 39,000 उसको पे कर दूं,
या तो मैं 39,000 उसको पे कर दूं, या फिर मैं 19,000 पे करके 20,000 की इंस्टॉलमेंट बनवा लूं 4200 की। तो भाई एक चीज बताओ मेरे को, भाई 4200 ईच जब उसने दिया तो 4200 कितना बार दिया उसने? 5 बार दिया। तो 4200 जब वो 5 बार देगा तो 21,000 दे दिया उसने, पे कर दिया। लेकिन भाई 21 और 39 तो यहाँ पे 40 हो गया, तो मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उसको देना तो 20,000 ही था। तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा बाद में? इंटरेस्ट तो उसको 1,000 पे करना पड़ा। इंटरेस्ट उसको 1,000 पे करना पड़ा ना। भाई यदि वो 39,000 दे देता तो ठीक था। 19,000 के साथ उसने 4200 की इंस्टॉलमेंट दी है, 5-5। तो भाई वो कितना हो गया? 21,000 हो गया ना। और उसको देना 20,000 ही था। तो यहाँ पे 1,000 रुपए का क्या हो गया उसके पास? इंटरेस्ट हो गया। और जब 1,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया उसके पास, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास पहली जो इंस्टॉलमेंट थी, पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की थी ना। मतलब पहले जो सॉरी, पहले मंथ पे जो ब्याज लगा तो वो 20,000 पे ही लगा होगा। अब पहले मंथ के बाद उसने इंस्टॉलमेंट कितने की दे दी? 4200 की। तो 4200 इंस्टॉलमेंट देने के बाद दूसरे मंथ पे जो ब्याज लगेगा वो 15,800 पे लगेगा। तीसरे मंथ कितने पे लगेगा? तीसरे मंथ 11,600 पे लगेगा। चौथे मंथ कितने पे लगेगा? 7,400 पे। पांचवें मंथ कितने पे लगेगा? 3,200 पे। ऐसी तो है। भाई इंस्टॉलमेंट देता जा रहा है वो, इंस्टॉलमेंट वो देता जा रहा है 4200 ईच की। तो उसने टोटल 5 मंथ में इतना दिया होगा ब्याज, इतना इतना पे ब्याज लगा होगा उसका। तो यानी कि एक मंथ का यदि हमें इंटरेस्ट निकालना पड़े, एक मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1/12 8% ही होगी ना। 1/12 8%। मान लो यदि साल भर की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी? R/12। इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है? 1,000 ही तो दी हुई है। इसी की वैल्यू 1,000 कैसे? क्योंकि यही तो मेरे पास इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट का यही तो फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का यही तो फॉर्मूला होता है। तो जब मेरे पास यहाँ से इतना वो आ गया, तो मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? इनको ऐड करने पे मेरे पास कितना आएगा? इनको ऐड करने पे मेरे पास आ जाएगा 58,000। और इंटू में 1/12 R% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1,000 है यहाँ से। तो मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो 12/58 की वैल्यू R%। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1200/58, यानी कि 600/29। और 600/29 कितना हो जाएगा मेरे पास? 20 गुना 20 क्योंकि 29 गुना 20 करूंगा तो 580 आता है ना। 29 गुना 20 करूंगा तो 580 आता है, और ये तो हो ही जाएगा फिर 600/29। आया या नहीं आया समझ में? भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपने R% ली, तो एक मंथ का कितना हो जाएगा? 1/12 R%। एक मंथ का कितना हो जाएगा? 1/12 R%। तो यहां से हम कर पाए इस क्वेश्चन को। भाई आ गया वो तो ठीक है, नहीं आया वो तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट देखना। भाई सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट थोड़ी टफ पड़ती है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन भाई आप भी समझो थोड़ा, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है? 18वां क्वेश्चन है। और 18वें क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक लगी थी, जब मैं बाद में देख रहा था तो इसका आंसर आ नहीं रहा था। ठीक है, इसमें ये बता रहा है ये वैन नहीं है, वैन नहीं है, इसमें नाउ है, नाउ। ये नाउ है। ठीक है, तो भाई हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ एक्स मेंबर्स इज 18 kg। व्हेन 3 men ऑफ दिस फैमिली गेट मैरिड, एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg। ठीक है, भाई हमें कुछ नहीं पता, पर हमें बेसिक से क्यों आना जरूरी है ये आपको आज पता चलेगा कि बेसिक आना क्यों जरूरी है। मेरे पास यहाँ पे एक्स मेंबर्स थे और 18 kg उनका क्या था? एवरेज वेट था। तो उनका टोटल वेट कितना हो गया मेरे पास? 18x हो गया। 18x मेरे पास टोटल वेट हो गया। ठीक है, अब जब तीन आदमियों की शादी हुई, तीन इंसानों की शादी हुई, तो तीन और ऐड हो गई ना उसमें, महिलाएं। तीन और महिलाएं उसकी ऐड हो गई ना। तो मैंने क्या मान लिया कि तीन महिलाओं का जो वेट था ना वो 22 था। वो तीन महिलाओं का वेट 22 था। वेट ऑफ थ्री वेट ऑफ 3 वुमेन। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल इंसान कितने हो गए? X+3 हो गए ना। उस फैमिली में X+3 मेंबर्स हो गए मेरे पास। इनका वेट कितना हो गया? वो 19 हो गया। 19। तो मेरे पास एक समीकरण तो ये बन गया। भाई मेरे पास पहले 18x था, उसमें वाई वेट की तीन महिलाएं और जुड़ गई। तो मेरे पास टोटल वेट अब कितना रहेगा? X+3 इंटू में 19। ठीक है, तो मेरे पास यहां से कितना आएगा? 18x प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास 19x प्लस में 57। तो y माइनस में x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 57। यहां से ये कैसे आया ये नहीं पता चला, तो ये बताता हूं मैं आपको कि भाई एक बढ़ गया, मतलब यहाँ पे तीन मेंबर्स बढ़े, तो हमारे पास एक एवरेज बढ़ गया। मतलब यानी कि यहाँ पे टोटल वेट और ये टोटल वेट तो मेरे पास सेम ही रहेगा ना। भाई जितने वुमेन्स का वेट होगा उतना मैं वुमेन का वेट ऐड कर देता हूं, और जितना मेरे पास एवरेज बढ़ा होगा
उतने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरी तरफ, तो दोनों वेट इक्वली तो रहेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों वेट को इक्वली ही तो करा है कि भाई वाई मैंने महिलाओं का वेट मान लिया, और वाई महिला, सॉरी वाई केजी की महिलाएं यदि वेट में जुड़ गई, तो यहाँ पे एवरेज में उतना ही तो फर्क आ गया कि भाई हमारे पास तीन जुड़ तो गया 19 में। ठीक है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास 57 है। अब यहां से क्या कह रहा है कि नाउ, तो मतलब मेरे पास नाउ मतलब 18x प्लस में y तो है ही। अब मेरे को क्या करना है, एन ओल्ड मैन हैविंग वेट 18 केजी मोर देन द टोटल वेट ऑफ वाइफ ऑफ दीज मैन डाइज, एवरेज वेज, एवरेज एज, एवरेज एज, एवरेज वेट आना चाहिए ना, वेट, एवरेज वेट बिकम्स 16 केजी। तो भाई एवरेज वेट बिकम्स 16 केजी कब है, जब ये 18x प्लस वाई में से एक कितना एज, कितना किलोमीटर, कितना सॉरी किलोग्राम का जा रहा है मेरे से, वाई प्लस में 18 किलोग्राम का मेरे पास एक व्यक्ति मर रहा है, तो उनका वेट कितना रह जाएगा मेरे पास, 16 रह गया उनका एवरेज वेट। कब, जब ये x+2 ना, x+3 ना रह के अब x+2 ही मेंबर रह गए ना मेरे पास। पहले मेरे पास x+3 मेंबर थे, तो उसमें से एक मर गया तो x+2 हो गया। ठीक है, तो दोनों वेट को इक्वल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखा मेरे पास आ गया 18x माइनस में 18 है की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से, 16x प्लस में 32, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 25। ठीक है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लो, फाइंड द, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो मेरे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहां से क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे पहले। तो सीएफ क्या रह जाएगी मेरे पास, सीएफ रह जाएगी मेरे पास 9, 25, और यहां से कितना हो जाएगा 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 68। ठीक है, और 68 का आधा यदि मैं एन निकालू यहां से, तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी रह जाएगी, 64, 34 रह जाएगी, क्योंकि भाई ये एन है मेरे पास, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 34, n/2 ही तो रहता है, n/2 ही तो रहता है। तो मेरे पास जब यहाँ पे 34 है, तो 34 मेरे पास इन दोनों इंटरवल के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ से क्या रहेगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एल प्लस में n/2 माइनस में सी अपॉन में एफ इंटू में एच। तो ये क्या है मेरे पास, ये तो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की, पहले वाली क्लास की, मतलब ये मेरे पास क्या है, 25 तो है मेरे पास सी एफ, ये तो मेरे पास क्या है सी की वैल्यू, और ये मेरे पास क्या है एफ की वैल्यू। तो अब यहां से जमा पाओगे, एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास मेरे पास क्या है 40 है ना, 40 प्लस में 34 माइनस में 25 इंटू में 24, और इंटू में कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेना, 47.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2024 का। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो सेम डेटा के साथ। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, ये भी मेरे पास सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, सीधा उठाया गया है। ठीक है, पी एंड की लीनियर रेस का क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं अपनी यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे डाला हुआ है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो लीनियर रेस बाई इजी मैथ्स अड्डा। ठीक है, आपकी सबको आप इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस, पी रन्स 12 किलोमीटर पर आवर, पी गिव्स क्यू ए हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 13 सेकेंड्स। तो भाई पी ने यहां से यहां तक चलना स्टार्ट करा, तो पी ने कितना चला होगा, 400 मीटर चला होगा, और क्यू ने कितना चला होगा, क्यू ने 380 मीटर चला होगा, 380 मीटर। ठीक है, स्टिल बीट्स हिम बाई 13 सेकेंड्स का मतलब ये है कि यदि इसने टी टाइम लिया, तो इसने टी प्लस में 13 टाइम लेना था, इसको टी प्लस में 13 टाइम लगता क्यू को। ठीक है, तो भाई मेरे को जब यहाँ पे पी की स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, तो टी को कितना टाइम लगा होगा, टी की वैल्यू यहाँ से निकालू मैं, तो टी कितना आ जाएगा मेरे पास 400 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 12 इंटू में 5/18, तो यानी कि 7200। ये मैंने सीधा मीटर पर सेकंड में बदल के ही करा भाई, इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काम है, कहीं जाना है। ठीक है, तो इस वजह से है ना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 120 सेकंड, है ना, 120 सेकंड। तो क्यू ने 380 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लिया होगा, 133 सेकंड। तो क्यू की स्पीड मेरे पास कितनी हो जाएगी, 380 अपॉन में 133 इंटू में ये कितने में है मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5। ठीक है, तो 19 सत्ते 133 होता है मेरे पास वैसे तो, देखो मैं वैसे ही कर देता हूँ चलो। ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 76, है ना, 76, 18 छिकी 108, 10, 18 सत्ते 126, 136। ठीक है, 133। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 10.38 था ना, तो 10.29 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी है इस वजह से, है ना।
ये मेरे को करके बताना है ना। और हम अगली वीडियो में जब भी देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल से सारे रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर है 21 20 और ये 29 है। तो आप जानते हैं कि भाई सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है, h/2। एच क्या है अब यहाँ पे आप देखते रहना, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन का कमेंट में मेरे को आंसर बता देना। ये तो भाई इजी सा क्वेश्चन था, है ना। कमेंट योर आंसर्स, है ना, मेरे को आंसर बता देना है कमेंट में, क्योंकि भाई इजी सा क्वेश्चन है, मैं मान के चल रहा हूँ ये तो, है ना। 23वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन देख लो एक बार। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 times द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, ठीक है। तो ए ने यदि एक इन्वेस्ट करा है तो बी ने तीन, और एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी टू दैट ऑफ बी इज 1:2, सी टू दैट ऑफ बी इज 1:2, ठीक है। तो यदि यहाँ पे सी लिखूं मैं, तो सी ने यदि 1 करा है तो बी ने 2 करा है। तो भाई अब इनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 6 और यहाँ पे 3, हो गया ना ए बी और सी का रेशियो, ठीक है। आफ्टर 11 मंथ्स ऑल विड्रू रुपीज बाई, आफ्टर 11 मंथ्स, तो आफ्टर 11 मंथ्स मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा इन्होंने 11 मंथ्स तक के लिए, तो मैं बना के चलता हूँ 11 मंथ्स तक के लिए इन्होंने 11 66 और 33। अब 12वें मंथ के लिए इन्होंने कितना करा है, 12वें मंथ के लिए इन्होंने 2 - x करा है, इसने सॉरी इसने 2 - y करा है, इसने 12वें मंथ के लिए 6 - y करा है, और इसने 12वें मंथ के लिए कितना करा है, 3 - y करा है, ठीक है। सीज प्रॉफिट शेयर टू द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 35:129। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि 22 66 और 33, 66 और 33 कितना हो गया मेरे पास, 99 और 22 121, 123 129 और 132, 132 माइनस में 3y मेरे पास टोटल प्रॉफिट हो गया, 132 माइनस 3y मेरे पास टोटल प्रॉफिट हो गया ना, है ना, हो गया। और ये सी का प्रॉफिट मेरे पास कितना है, 36 - y, तो 36 - y अपॉन में 132 माइनस में 3y की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 35/129, 35/129, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करना एक बहुत बड़ी खेल है, गुणा करना एक बहुत बड़ा खेल रहेगा इसमें, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हम वैसे यदि आंसर लगाए हैं तो मेरे पास वैसे ही सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, यहाँ से वाई की वैल्यू 1 नहीं दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है वाई की वैल्यू 1 तो, ठीक है। तो यहाँ से ए टू एंड ए का और बी का प्रॉफिट बताना है एंड ऑफ द ईयर। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22 प्लस में 2 - 1, तो 22 प्लस में 2 - 1 करेंगे तो 23, और 23 एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, 23:71, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन और देख लो। ए कंटेनर कंटेन्स 96 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, आउट ऑफ विच 35% ऑफ इज वाटर, 20 liters of mixture is taken out and 10 liters milk and 16 liters water are added in the remaining mixture. Find the difference between the quantity of milk and water in the final mixture replacement, ठीक है। तो 96 लीटर मिल्क है एंड वाटर, आउट ऑफ विच 35% इज वाटर। तो 35% जब मेरे पास वाटर है तो मेरे पास मिल्क कितना रहेगा, ये बता सकता है कोई मेरे को भाई। यदि मैं यदि मैं यहां से मिल्क और वाटर लिखूं तो मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास, 7:13, 7:13। अब मैंने मिल्क को जब रिप्लेस करा तो मिल्क को रिप्लेस करने के बाद 20 लीटर यदि मैं मिल्क निकाल लूंगा इसमें से, यदि 20 लीटर मैं मिक्सचर को निकाल भी लेता हूं, तो 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना रहेगा, टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना रहेगा यहाँ पे, 76, 76 लीटर। पर अभी भी मेरे पास फाइनल क्वांटिटी कितनी है, फाइनल तो मेरे पास रेशियो यही रहेगा ना, 13:7, 13:7 ही तो रहेगा फाइनल जो मिक्सचर में मेरे पास रेशियो रहेगा, वो भी मेरे पास 13:7 ही रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 लीटर मिल्क एंड 16 लीटर वाटर आर एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास 20 की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 76 है, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3.8, 3.8 यानी कि 13 × 104, और 10 यानी कि 13 × 3 = 39, 29.4 तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 29.4 लीटर तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 49.4 लीटर तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिल्क हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.6 यानी कि 26.6, ठीक है। 26.6 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना है, फाइनल में 10 लीटर मिल्क ऐड करना है और 16 लीटर वाटर ऐड करना है। तो 10 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद 59.4, और यहाँ से 16 के बाद 42.6। अब इन दोनों का गैप निकाल लेना, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, यहाँ से इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 0.6, यदि 17 होता तो, पर यहाँ पे 16.8 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है भाई, है ना, थोड़ा काम आ गया इस वजह से ज्यादा जाना पड़ रहा है ना। इस क्वेश्चन को हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में देखते हैं इन क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।